अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अलीम खान, एम.फिल ज़ूलॉजी, उबैदुल्लाह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बायोलॉजी डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। तो ये इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इस चैप्टर से जस्ट क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसमें से काफ़ी आते हैं। तो इसलिए आपने बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो टॉपिक है आज हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको सिंपली हम इसको कैटालाइसिस भी कहते हैं। आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम जो होते हैं दीज आर द बायो कैटालिस्ट। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शन को ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं विदाउट यूज बीइंग देमसेल्फ, अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर, और अगेन एंड अगेन यूज होते रहते हैं। जितनी अगर स्मॉल अमाउंट भी एंजाइम की हमारे पास होगी, वो रिएक्शन जो होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता रहता है, क्योंकि बार बार यूज होते रहते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स? व्हाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। व्हाई enzymes are specific in nature. In nature. ये क्वेश्चन है आपका कि नेचर के अंदर या एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्यों होती है बेसिकली। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो एंजाइम जो होते हैं बड़े ही स्पेसिफिसिटी। आपको पता है कि एंजाइम का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता है प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स किन यूनिट से मिलके बनते हैं, विच इज फॉर्म बाय द अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। एक्चुअली क्या होती हैं अमाइनो एसिड की? रिपीटिंग यूनिट्स। तो एंजाइम जो होते हैं दीज आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, किसी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। अब वो स्पेसिफिक क्यों है एक्चुअली, उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो दीज आर द, अगर एंजाइम को देखें तो इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब 3 डायमेंशंस क्या होती हैं देखें, ये सिंपल मैं आपके सामने बना रहा हूं। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जी एक्सिस है। 3 आपके पास एक्सिस बन रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मैं आपको इसको सिंपली अगर एग्जांपल दूं, आप एक रिंग लें फॉर एग्जांपल। क्या लें? एक रिंग, दिस वन। अब इसकी 3 डायमेंशनल नहीं बन सकती, ठीक है। क्या लें? अगर एक रिंग लें तो इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप क्या करें, एक क्या ले लें, एक एप्पल ले लें या कोई गोल चीज़ ले लें, ठीक है, एक बॉल ले लें, एक गेंद ले लें, तो उसकी आपको क्या नज़र आएंगी? उसके देखें आप एक्स एक्सिस भी बन सकता है, वाई एक्सिस भी बन सकता है, एंड जी एक्सिस भी बन सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें एक एक्सिस ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो गेंद के कितने बन सकते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, या एप्पल के या कोई भी गोल चीज़ जो है। लेकिन अगर आप एक रिंग को लें तो उसके कितने बन सकते हैं? बेसिकली ओनली 2 एक्सिस बनते हैं बेसिकली। तो हमारे पास एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, जस्ट लाइक बॉल, जस्ट लाइक बॉल। तो आप इस तरह हम कहते हैं दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब क्यों ऐसा होता है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्यों होती है स्टूडेंट्स? तो इसमें सबसे ज्यादा जो अमल दखल होता है इसमें अमाइनो एसिड्स। आपको पता है कि अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, ऑलरेडी हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये उसकी स्पेसिफिक शेप को बनाने में रोल अदा करते हैं, ठीक है। और इन्हीं अमाइनो एसिड्स की वजह से एंजाइम्स के ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज। अब वो कैसे आता है उसको भी डिस्कस करते हैं हम। तो इनकी बेसिकली क्या होती है, एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है अमाइनो एसिड्स की वजह से। अमाइनो एसिड एक खास अरेंजमेंट के साथ, खास कंपोजिशन के साथ, खास अरेंजमेंट के साथ क्या हुए होते हैं, अरेंज हुए होते हैं एक अरेंजमेंट के साथ। तो इस तरह वो एक क्या बना रहे होते हैं, एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। 3 डायमेंशनल मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं।
कि 3 डायमेंशन क्या होता है कि एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो एंड जी एक्सिस हो। और अदरवाइज अगर हम देखें ग्लोबुलर प्रोटीन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो गोल टोल प्रोटीन होती हैं जो धागेनुमा प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन से मिल के बनती है उनकी फोल्डिंग और रिफोल्डिंग से। अब देखिए हमारे पास मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एंजाइम को स्पेसिफिक शेप देते हैं और स्पेसिफिक चार्ज के लिए भी उसकी वजह बनते हैं। मतलब उन अमाइनो एसिड की वजह से एंजाइम के ऊपर क्या आता है, स्पेसिफिक चार्ज आता है और स्पेसिफिक शेप आती है। एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट की स्पेसिफिक शेप हो जाती है। अब आप एक्टिव साइट को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एक्टिव साइट इज चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम। कि एक्टिव साइट क्या है, चार्ज बेयरिंग साइट है। दिस वन इज एक्टिव साइट, ये इसकी क्या देखें एक्टिव साइट। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक चार्ज बेयरिंग साइट है। क्या है, चार्ज बेयरिंग। इस पर आप कह सकते हैं दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज बेयरिंग साइट है। तो हम एक्टिव साइट देखिए किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अब देखिए आपके सामने एक सबस्ट्रेट ये है, एक रिएक्टेंट, दिस इज आल्सो रिएक्टेंट, दिस इज आल्सो रिएक्टेंट। अब ये A है, ये B है, ये C, इस तरह बहुत सारे हजारों हो सकते हैं, D हो सकता है, E हो सकता है, F G सारे हो सकते हैं। अब आपके सामने इस A में से, इस B में से, इस C में से, D सो ऑन जितने भी हैं उनमें से कौन कौन सा सबस्ट्रेट जो होता है वो इस एंजाइम के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दिस इज ड्यू टू स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक चार्ज। ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। ये स्पेसिफिक चार्ज भी है, उसके ऊपर स्पेसिफिक होगा और स्पेसिफिक शेप भी होनी चाहिए। अब देखें एक ये भी बाइंड कर सकता है और एक ये बाइंड कर सकता है इसके साथ। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट स्पेसिफिक शेप की। तो ये भी इजीली इसके साथ बाइंड कर सकता है क्योंकि इसकी शेप भी मिलती है इसकी एक्टिव साइट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ। और इस तरह इस सबस्ट्रेट की भी शेप मिलती है किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो इजीली अपने साथ क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, चार्ज हो, तो अब कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। तो आपको पता है कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है इसके साथ एंजाइम क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा बेसिकली। तो इनकी क्या हो जाएगी, आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो सबस्ट्रेट होगा फिर किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और ये एंजाइम अगेन अवेलेबल होगा नेक्स्ट रिएक्शन को करवाने के लिए बेसिकली। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एक स्पेसिफिसिटी है कैसे एंजाइम की। देखें एंजाइम बाय विर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी, अभी मैंने बताया कि स्पेसिफिसिटी के लिए कंडीशंस दो होनी चाहिए। एक तो उसकी स्पेसिफिक शेप और चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, दो चीजें का होना जरूरी है। और ये सारी चीजें किसकी वजह से, ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो देखें एंजाइम विर्च्यू का मतलब होता है उसकी वजह से, स्पेसिफिसिटी की वजह से रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट विद स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। के एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक शेप की वजह से और स्पेसिफिक चार्ज की वजह से, विर्च्यू ऑफ इट स्पेसिफिसिटी, इसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक स्पेसिफिक शेप आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से ये उसको किसको रिकॉग्नाइज करेगा, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इस तरह क्या बना देगा, केमिकल सब्सटेंस विच इज नोन एज, किसके साथ रिएक्ट करता है, केमिकल सब्सटेंस विच इज नोन एज द सबस्ट्रेट। और ये बार बार यूज होता रहेगा, अगेन एंड अगेन यूज होता रहेगा, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं अगेन अवेलेबल होते हैं एक रिएक्शन करवाने के बाद, तो बार बार ये क्या होते हैं, जरूर होते हैं। ठीक है, बार बार यूज होते हैं किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। अब इसकी एक छोटी सी इक्वेशन इसके साथ है, इसको देख लेते हैं। ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है एंजाइमेटिक एक्शन का।
कि किस तरह एक रिएक्शन को ये प्रोसीड करते हैं, बड़ा आपको इसका पूरा आंसर इस इक्वेशन के अंदर मिल जाता है, इस एक लाइन के अंदर। देखें, इंजाइम था, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया। अब बाइंडिंग के पीछे आपको कंसेप्ट आ गया होगा कि बाइंडिंग क्यों हुई है, ठीक है, कैसे उसने बाइंडिंग की ये सबस्ट्रेट के साथ। तो इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इंजाइम और सबस्ट्रेट मिले तो इंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इंजाइम देखें, अब ये सबस्ट्रेट, इंजाइम का काम था रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना। आपको पता है सबस्ट्रेट इज रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट जो बनाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि इंजाइम जो होता है किसी भी रिएक्टेंट से के जो प्रोडक्ट बनता है उसकी नेचर के अंदर कोई चेंज नहीं करता, जैसे उसको रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, डबल करता है बेसिकली। तो ये इंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट जब बन गया तो ये इंजाइम अगेन हमारे पास अवेलेबल है नेक्स्ट रिएक्शन करवाने के लिए। अगेन इस तरह का एक रिएक्शन और होगा, फिर इंजाइम किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, फिर क्या बनेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर एक इंजाइम प्रोडक्ट बना देगा। और अगेन इस तरह ये रिएक्शंस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं सेल्स के अंदर, ताकि सेल जो अपने सारे के सारे मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, अगर हम जो फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, एक ग्लूकोज की फॉर्म में फूड लेते हैं, तो जो ग्लूकोज होगा उसकी जो ब्रेक डाउन होगी हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जाके, वो किसकी मौजूदगी में होगी, इंजाइम की मौजूदगी में होगी। अगर इंजाइम नहीं है तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं होती बेसिकली। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक पाथवे है हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, जो इंपॉर्टेंट जो इंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहा है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद ये तो क्वेश्चन आ गया कि स्पेसिफिसिटी क्यों होती है इंजाइम की, उसका आंसर आपको होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक और टॉपिक है आपके येलो बॉक्स जो है फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, उसमें देखें ये जो इस पेज के ऊपर एक येलो बॉक्स ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। अब इसका क्वेश्चन आप लोगों ने बुक के ऊपर ही लिख लें कि व्हाई सम एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, के एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्यों सीक्रेट किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ये चैप्टर जो है विच इज कंटेनिंग द 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये कंटेन करता है, और इसमें जो बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे इनमें से एक आपको आएगा, ठीक है। ये जितने शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर में से, उनमें से 3 आपको आएंगे, आपने सारे याद करने, ये नहीं कि 3 पकड़ के याद कर ले, आपने सारे करने। तो सम एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। अब होता ये है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनको बॉडी के अंदर या सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किया जाता है, जब उनकी जरूरत होती है तो उसको किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने एक आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच इज स्टोमिक, यू नो वेरी वेल कि स्टोमिक इज पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज एन डाइजेस्टिव ऑर्गन बेसिकली, ठीक है। और इसके पास डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, जाइमोजन सेल्स होते हैं, और म्यूकस सेल्स होते हैं, और देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इंशाल्लाह ये आपके फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा वो कंसर्न नहीं उन सेल्स को डिस्कस करना, बस सिंपल आप समझें कि ये बेसिकली एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, ऑर्गन है, और ये जो है ये क्या करता है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, डाइजेशन के अंदर रोल अदा करता है बेसिकली, ठीक है। अब होता ये है कि इसके अंदर फूड मोस्टली प्रोटीन की फॉर्म में फूड डाइजेस्ट होती है, तो जब फूड डाइजेस्ट होती है तो उसके लिए कुछ क्या चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए। अब वो एंजाइम जो होते हैं ये आपको जो नजर आ रहे हैं देखें, दीज आर द सेल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल्स ऑफ द स्टोमिक, ये सारे ये क्या हैं, सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। आपको पता है कि एक अगर मेमेलियन सेल को लें आप, एक मेमल जो होते हैं, वी आर आल्सो मेमल्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, वो मेमल्स कहलाते हैं। दे हैव द मेमरी ग्लैंड्स, उनके पास क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेमेलियन सेल को लें तो उस सेल में से आप अगर क्या करें,
उस मेमेलियन सेल, एक सेल के अंदर, दिस वन इज मेमेलियन सेल, इट्स एन ऑर्गन, और आपको पता है ऑर्गन डिफरेंट सेल से मिलके बनते हैं, सेल, टिश्यू एंड सो ऑन ऑर्गन बनते आगे। अब एक सेल को लें तो उस सेल के अंदर 70% वाटर होगा। क्या होगा? 70% वाटर। और उस सेल का 50% जो ड्राई वेट होगा, 50%, 50% वो जो होता है वो प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। किससे मुश्तमिल होता है? प्रोटीन्स पे। और आपको पता है एंजाइम आर आल्सो प्रोटीन्स। अब अगर आप वाटर को निकाल दें, फॉर एग्जांपल सेल से, किसी सेल से जस्ट वाटर को निकाल दें, तो बाकी जो 50% ड्राई वेट होगा वो क्या होगी? प्रोटीन्स होंगी। अब ये प्रोटीन जो होती हैं मोस्टली जो होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट की जाती हैं। जब जब इनकी जरूरत होती है तो फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। इसी तरह एक एंजाइम होता है पेप्सिन, प्रोटीन्स और यूनावेबल प्रोटीन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, इसको सिक्रीट किया जाता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म। इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिन। ठीक है। उसी तरह कुछ सेल्स होते हैं जो HCl को सिक्रीट करते हैं, जो बाइंड करता है पेप्सिनोजेन के साथ और पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसके साथ? पेप्सिन। फिर सुने कि कुछ और सेल्स होते हैं जो HCl सिक्रीट करते हैं और HCl बाइंड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइंड करता है पेप्सिनोजेन के साथ, रिएक्ट करता है और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसको पेप्सिन के अंदर। अब इट इज एक्टिव फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी स्टूडेंट? एक्टिव। और ये कौन सी फॉर्म थी? इनएक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, MD कैट के अंदर पूछा जा सकता है आपको कि पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, आपने बताना है पेप्सिनोजेन। और कब एक्टिव होगी? जब HCl इसके साथ क्या करता है? बाइंड करता है। अब ये कब, ये कन्वर्जन कब होगी? उस वक्त होगी कि जब फूड आएगी, प्रोटीन आएगी स्टोमक के अंदर डाइजेशन के लिए। अदरवाइज अगर ये एक्टिव फॉर्म में डायरेक्टली सिक्रीट हो जाता है, पेप्सिनोजेन में न कन्वर्ट होता, डायरेक्टली पेप्सिन ही सिक्रीट हो जाता, तो होता ये है कि इट इज कॉज द पोटेंशियली डैमेज टू द सेल्स। जितना भी सेल होता उसको ये क्या कर लेता? डैमेज कर देता। क्या कर देता? सेल्स को डैमेज कर देता। तो ये किस फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। तो होप्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि why some enzymes are secreted in inactive form. तो it is activated in digestive tract. अब याद रखिएगा कि it is not activated into the cell. किसमें एक्टिवेटेड हो रहा है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इट्स मीन यहां पे एक्टिव हो रहा है, यहां पे एक्टिव, कहां पे? दिस वन पेप्सिन यहां पे एक्टिव हो रहा है। कब एक्टिव हो रहा है? जब यहां से फूड जो आ रही है प्रोटीन्स की फॉर्म में आएगी, तो यहां पे जाके ये क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो रहा है। कब? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब यहां पे एक क्वेश्चन छोटा सा और अराइज होता है। बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो हमारे पास, क्या ये जब पेप्सिन यहां से, जब यहां पे एक्टिव फॉर्म में यहां पे आ गया है, तो ये वापस भी तो सेल में जा सकता है। हम यही कह रहे हैं ना कि सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, सेल से बाहर आके बेसिकली वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्टोमक है, उससे अंदर सेल के अंदर भी तो जाके वापस एक्टिव भी तो हो सकता है। तो वो क्यों एक्टिव नहीं होता? वो ऐसा क्यों है? क्यों वापस नहीं जा सकता है? तो याद रखिएगा कि यहां पे एक म्यूकस की लेयर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक म्यूकस की लेयर होती है जो इसको वापस अंदर नहीं जाने देती। अगर ये चला जाए तो फिर सेल को क्या कर लेता है? डैमेज कर लेता है और बड़ा ही नुकसान देता है जाके सेल्स को। तो आपको पता है कि सेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उसके अंदर। तो इस तरह वो म्यूकस की लेयर जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर म्यूकस की लेयर बनना बंद हो जाए किसी स्टोमक के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो ये पेप्सिन जो होता है फिर ये अंदर चला जाता है और उस कंडीशन को कहते होते हैं हम अल्सर। क्या कहते होते हैं हम? अल्सर। क्या हो गया स्टूडेंट? अल्सर हो जाता है, जिसको कहते हैं हम उसकी मैदे की दीवार में सुराख हो गई या जख्म हो गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन था, इंजाइम टू इंजाइम चेन रिएक्शन। ये बेसिकली इंजाइम टू इंजाइम चेन रिएक्शन आपका टॉपिक है, इंजाइम टू इंजाइम चेन रिएक्शन। तो अब इसके अंदर होता ये है कि देखें हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं।
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट में भी हो रहे और एनिमल्स में भी हो रहे थे। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं सिंपल, एक एंजाइम जो होता है उसको एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवाता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसको, उस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सीरीज ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं उनकी एक चेन बनी होती है। जब तक वो सीरीज ऑफ चेन नहीं होगी वो प्रोडक्ट नहीं बनता। अगर उस सीरीज ऑफ चेन में से कोई भी एक एंजाइम नहीं बनता तो वो मेटाबॉलिक पाथवे जो होगा, या वो कोई चीज़ जो सिंथेसाइज हो रही है या जो बन रही है सेल के अंदर, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं या मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। देखें, अगर हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, इसका बी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखें, ए सबस्ट्रेट, इसका बी प्रोडक्ट। अब ये जो बी है, बी इसके लिए इसका क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, और सी क्या, बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी। अब सी डी के लिए क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट। सी डी के लिए क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट, और डी सी का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इसी तरह डी जो है ई के लिए क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, और ई डी के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये हम कहते हैं कि दिस इज, अब इस ए को बी में एंजाइम नंबर 1 कर रहा है E1, बी को सी में कन्वर्ट करवाने के लिए E2, सी को ई में E3, और डी को ई में E4। अब होता ये है कि इसमें से अगर कोई भी एंजाइम मिस हो जाए तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम जस्ट इसको लें, ए और बी को, किसको लें, ए और बी को, तो देन ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे नहीं कह सकते। लेकिन ये देखिए सारा आपके सामने रिएक्शन हो रहा है, ए बी सी डी, इतने इंटरमीडिएट, ये बी टू डी हम इसको इंटरमीडिएट सब्सटेंस, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये देखें, ये इसको आप ए को डायरेक्टली आप कह सकते हैं दिस इज सबस्ट्रेट, इनिशियल सबस्ट्रेट, और ये ई क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इनिशियल सबस्ट्रेट आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये ए टू बी ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, बी टू सी ये दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ओवरऑल इसको कहते हैं हम दिस इज मेटाबॉलिक पाथवे। ये क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक पाथवे। और ये मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट कैसे होता है, बाय द सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, चेन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो वो जो चेन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन उसे कहते हैं एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन या एंजाइमेटिक चेन रिएक्शन। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि डेफिनेशन आती है, फिर आपने पहले इसको डिफाइन करने कि एंजाइम जो होते हैं एक सीरीज की फॉर्म में काम करते हैं, फिर आपने इसको ड्रॉ कर लेने। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा, जस्ट आएगा ड्रॉ द स्केच ऑफ एंजाइमेटिक चेन रिएक्शन। तो फिर आपने क्या करना स्टूडेंट्स कि जस्ट इसको ड्रॉ करना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है अगर ड्रॉ के लिए आता है तो। देन अब इसमें होता यह है कि एंजाइम, देखें इसको अगर हम होता ये बेसिकली एमडी कैट में शामिल है ये चैप्टर्स जो, तो आपको पता है कि आपको बुक्स की लाइन का सही पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बुक्स की लाइंस के मुताबिक क्या। तो इसलिए बेहतर यह है कि बुक्स की लाइन को अच्छे से रीड किया करें, और टेक्स्ट बुक से जिसका रिलेशन मजबूत होगा जिस स्टूडेंट का, उसका एमडी कैट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपकी जो मेन बुक है। अच्छा, अब एंजाइम रिएक्ट इन सीरीज कंप्लीट इट्स मेटाबॉलिक पाथवे। देखें अभी मैंने आपको मेटाबॉलिक पाथवे का बताया। क्या होता है कि जब हमारे पास कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है और एक सीरीज के अंदर हो रहा होता है, बहुत सारे रिएक्शन एक व्यक्ति के अंदर वो मेटाबॉलिक पाथवे में हो रहे होते हैं, तो हम क्या एंजाइम किसकी फॉर्म में करते हैं, एक तरतीब में, एक सीरीज के अंदर काम करते हैं। किसके अंदर, मेटाबॉलिक पाथवे में। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है ये है बेसिकली कि देखें ग्लूकोज की सिंथेसिस, और ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, इस तरह रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज टूटता है, उससे आगे फर्दर एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑन, वाटर वगैरह। तो ये फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ये फोटोसिंथेसिस जस्ट आपको एक इक्वेशन नजर आ रही होगी,
बड़ी सिंपल सा मैंने ड्रॉ किया है। ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 के अंदर, आपके चैप्टर नंबर 11 इसमें टॉपिक ही दो हैं कि फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। ये देखें, अगर ये इतनी सिंपल होती फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, तो क्या पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक इंक्लूड किए जाते? इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, दीज आर ऑल द मेटाबॉलिक पाथवे। और ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे हैं, और उसी को हम कहते हैं एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन बेसिकली। तो इसमें ये होता है, देखें, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, और इस तरह अरेंजमेंट ऑफ एंजाइम्स क्या होती है कि जो हमारे पास एंजाइम जो होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं। किस तरह अरेंज हुए होते हैं? सक्सेसिव एंजाइम कंटेनिंग दीज रिएक्शन। अब दीज रिएक्शन कौन से? दीज आर द रिएक्शंस। अब these enzymes are normally present in the precise order of reactions। ठीक है, कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, उसको क्या होता है कि जो उसको एक प्रिसाइज, एक खास ऑर्डर के तहत ये एंजाइम सेल के अंदर पड़े रहते हैं, एक खास ऑर्डर में पड़े रहते हैं। कैसे? अगर E1 है तो इसने, क्या आपको पता है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है, तो इसने A को B में कन्वर्ट करना है, इसकी जगह E2 नहीं आ सकता, E3 नहीं आ सकता। तो दिस इज प्रिसाइज ऑर्डर, के प्रिसाइज ऑर्डर के अंदर पड़े होते हैं। देन अब जो हमारे पास सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, आर लिटरली हैंडेड ऑन। अब सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मुराद यहां पे स्टूडेंट्स होगी क्या आपके पास, विच इज टॉकिंग अबाउट द सबस्ट्रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। ये जो होते हैं ये लिटरली हैंडेड ऑन, मतलब क्या है कि ये एक एंजाइम जो होता है, फॉर एग्जांपल देखें, एक एंजाइम अपना सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में चेंज करता है, वो देखें, ये A to B, इसमें ये इसका प्रोडक्ट है ना, ये इसको हैंडी ऑन कर रहा है, ये इसको हैंडी ऑन इसको दे रहा है, C ये इसको दे रहा है, आगे ये इसको दे रहा है बेसिकली। तो ये देखिए क्या कर रहा है, हैंडी ऑन, इसको आगे मुंतकिल कर रहा है। तो लिटरली हैंडी ऑन, अपना प्रोडक्ट अगले वाले एंजाइम को देगा, वो अपना प्रोडक्ट अगले वाले एंजाइम को देगा। तो देखें, substance molecule literally handed on from one enzyme to another। इस तरह देखिए, ये सबस्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता, ये इसके लिए तो सबस्ट्रेट ही है ना, तो ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, फिर अगेन इसको दे रहा है। तो इस तरह ये लिटरली हैंडेड ऑन, एक दूसरे को हाथ में देते हैं या लिटरली हैंडेड ऑन करते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तरह हाथ से देने का मुराद यहाँ पे ये है कि ये एक का जो प्रोडक्ट है दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट होगा। तो इसका मतलब होगा लिटरली हैंडेड ऑन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इस तरह ये क्या बनाएंगे, एक एंजाइम टू एंजाइम चेन बन रही है। ठीक है, अगर ये एंजाइम टू एंजाइम चेन डिस्टर्ब हो जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर वो मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेप इन पाथवे आर ट्रांसफॉर्म टू द एंजाइम कैटालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप। यही बात अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एक का प्रोडक्ट जो होता है वो दूसरे एंजाइम को, उसको क्या किया जाता है, हैंडेड ऑन किया जाता है, लिटरली हैंडेड ऑन किया जाता है कि उसको प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट बना के उस सबस्ट्रेट को किस में चेंज करता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है। तो इस तरह हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब छोटे छोटे 2 टर्म्स इसके साथ मिलती हैं, एक फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है और प्रिकर्सर एक्टिवेशन क्या होती है। तो प्रिकर्सर कहते हैं इनिशियल को, और फीडबैक इनहिबिशन क्या है बेसिकली। फीडबैक इनहिबिशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर मेरे सेल को डिफरेंट देखें, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। एक हम नॉर्मल रेस्ट कंडीशन के अंदर होते हैं, और सम टाइम हम कोई हैवी काम कर रहे होते हैं, हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं। तो उसके दौरान होता ये है कि कंडीशन ये हो जाती है कि हमें आम रूटीन से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ATPs की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त ये होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें कि ये अगर हमारे पास हमें 10 ATP के मॉलिक्यूल चाहिए या 100 ATP के मॉलिक्यूल चाहिए, ये कब की कंडीशन है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट थी, फॉर एग्जांपल हमें 90 मॉलिक्यूल चाहिए थे, ठीक है, या आप कह दें फॉर एग्जांपल 20 मॉलिक्यूल चाहिए थे, कितने जी, 20 मॉलिक्यूल, 20 ATP चाहिए थे। ठीक है, अगर 20 ATP चाहिए था तो 20 के 20 ATP जो हैं वो सेल को मिल गए, तो उसके बाद वो रिएक्शन क्या करवा देता होता है, स्टॉप करवा देता है। उसे कहते हैं हम फीडबैक इनहिबिशन, कि भाई
जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो प्रोडक्ट बन गया, अब रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्टॉप, इनहिबिट होना चाहिए, उसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। लेकिन अगर फर्दर नीडेड है, उससे 20 ATP से कम बन रहे हैं, नीड उसकी 20 ATP है, तो वो हमेशा किसकी फॉर्म में उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट करता रहेगा, उसे कहते हैं प्रिकर्सर एक्टिवेशन। किसी भी इनिशियल मॉलिक्यूल को एक्टिव फॉर्म में रखना ताकि फर्दर उस बॉडी की अभी नीड है, अभी उसकी क्या है, जरूरत है, तो इसको कहते हैं हम प्रिकर्सर एक्टिवेशन। अगर उसको रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला, हाउ एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, या जस्टिफाई द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आपको कि व्हाई सम एंजाइम्स आर, व्हाई लिख लेता हूं इसके साथ, व्हाई सम एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। इसको मैंने आपको बता दिया कि क्यों सिक्रेट होते हैं, ठीक है, लॉजिक के साथ बताया बाकायदा। उसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन होगा एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन, स्केच भी आ सकता है और एज वेल एज डेफिनेशन सेपरेटली भी आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर को लेके आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।